फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्लेटो के दार्शनिक राजाओं का शासन, या प्लेटो की जो दार्शनिक राजा को लेकर धारणा थी उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फोस्टर प्लेटो के दार्शनिक राजा को स्पष्ट करते हुए कहता है कि प्लेटो का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में सर्वाधिक जो मौलिक धारणा है वो दार्शनिक राजाओं का शासन है। अब तात्कालिक एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण संभवतः प्लेटो राजनीति में प्रवेश करने का इच्छुक था, किंतु सुकरात की हत्या होते हुए जब उसने देखी तो कहीं ना कहीं उसके मन में इस बात को बल मिला, यह विचार उत्पन्न हुआ कि इस तरह की जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, और इस तरह से वो एक राजनीति से विमुख हो गया और उसने स्वयं अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा राजनीति से अलग रहते हुए राजनीति में की जो बुराइयां थी उनको दूर करने के उपायों पर विचार किया। और काफ़ी विचार करने के बाद में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के द्वारा ही शासन की इन बुराइयों का उपचार हो सकता है। और अपने इस विचार का प्रतिपादन करते हुए उसने रिपब्लिक में भी लिखा था कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा ना होंगे या इस संसार के नरेशों और युवराजों में दर्शन की भावना और सत्ता ना होगी। तो इस संबंध में प्लेटो की जो विचारधारा थी वो काफ़ी कुछ सुकरात के विचारों से मिलती जुलती है, जो कि सुकरात ये मानते थे कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। कुल मिलाकर प्लेटो अपने एक दार्शनिक राजा को इतने उच्चतर विवेक से संपन्न करना चाहते थे ताकि उसमें कोई मानवीय दुर्गुण का अस्तित्व ही ना बचे। वो इतना दार्शनिक शिक्षा के माध्यम से इतना उच्चतर विवेक को प्राप्त कर ले कि जो सांसारिक मोह माया है, जो सांसारिक आकर्षण है, वो उनसे दूर हो जाए। तो ऐसे दार्शनिक राजा की स्थापना करना ही प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था। यही प्लेटो का आदर्श राज्य था और यह आदर्श राज्य दार्शनिक राजा से संचालित होना था। तो कुल मिलाकर प्लेटो जो है सामान्यतः एक दार्शनिक राजा के शासन को स्थापित करने के पक्ष में था, किंतु उसका विचार है कि यदि किसी राज्य में दार्शनिक राजा के समान ही शिक्षा, चरित्र की श्रेष्ठता और दूरदर्शिता से संपन्न व्यक्ति हो तो दार्शनिक राजा को इनके साथ मिलकर शासन का संचालन करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्लेटो इस बात को प्रकाशित करता है अपनी पुस्तक में कि यदि दार्शनिक राजा को अपने समकक्ष गुणों से संपन्न व्यक्ति अगर कोई मिलता है तो निश्चित रूप से ऐसे दार्शनिक राजा को शासन के कार्य में ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि केवल एक दार्शनिक राजा की बात प्लेटो नहीं करता, बल्कि अगर एक जैसे गुणों से संपन्न दो व्यक्ति हों या दो से अधिक हों तो उनको मिलकर दार्शनिक राज्य की स्थापना, एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आपस में सहयोग करना चाहिए और मिलजुल कर एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी चाहिए जिसका मुख्य उद्देश्य हो न्याय की स्थापना करना। अब प्लेटो आगे चल के कहते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वो राज्य के हितों के साथ स्वयं अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसके स्वयं के कोई अपने हित नहीं होते और वो संपूर्ण समुदाय के हितों को ही दृष्टिगत रखता है। उसमें तृष्णा तथा ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा समाप्त हो जाती है, या वो इन सब सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के वो सभी गुण होते हैं। वह सत्य का अन्वेषक होता है और वो अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। वह सत्य, शिव और सुंदरम का मूर्तिमान रूप होता है। यदि हम कन्फ्यूशियस के शब्दों में प्लेटो के दार्शनिक राजा को परिभाषित करना चाहें तो बहुत सीधे और सरल शब्दों में ये अर्थ हमारे समक्ष निकल कर आता है। कन्फ्यूशियस ने लिखा है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। तो ये जो कन्फ्यूशियस
के वाक्य हैं, ये अपने आप में प्लेटो के दार्शनिक राजा की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि प्लेटो ये चाहता था कि कानून के माध्यम से, नियमों के माध्यम से आप एक हद तक ही एक व्यक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, और यदि लेकिन वह व्यक्ति नैतिक रूप से, आत्मिक रूप से, शिक्षा के माध्यम से इतने उच्चतर दार्शनिक ज्ञान से संपन्न हो कि वो स्वयं ही अपने अंतरात्मा के नियम से बंध कर इस तरह से कार्य करेगा कि उसे किसी तरह के कानून की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ यह भी निकल कर आता है कि ऐसे दार्शनिक राजा के लिए उनके शब्द कानून होंगे, और क्योंकि उनके ऊपर कोई कानून नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वोच्च दार्शनिक ज्ञान से संपन्न है और विवेक से संचालित है। तो ऐसी स्थिति में कानून उनके समक्ष बौना है, बल्कि उनके द्वारा जो बात कही जाएगी वह कानून का रूप लेगी, और अन्य जन सामान्य को उसको कानून के रूप में मानना अनिवार्य होगा। तो कहीं ना कहीं प्लेटो रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध एक तरह से ये बात को रखता है कि विधि जो है वो दार्शनिक शासक से निःसृत होगी, लेकिन दार्शनिक राजा जो है वो उस विधि से ऊपर होगा। तो जाहिर सी बात है कि प्लेटो जो है कहीं ना कहीं राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से भी प्रभावित होता है, और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो इस सिद्धांत को भी प्रतिपादित करता है। तो यहाँ पर हमें दार्शनिक राजा में एक तरह की निरंकुशता के बीज भी दिखाई देते हैं। हालांकि प्लेटो आगे चलकर ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि दार्शनिक राजा किन्हीं नियमों से बंधा हुआ नहीं है, वे भी कानून, परंपरा या जनमत इत्यादि से भले ही वो उनके अधीन नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नियमों से वो बंधे हुए हैं। अब क्योंकि प्लेटो का जो दार्शनिक शासन की संकल्पना है, दार्शनिक शासक की जो संकल्पना है वो उच्चतर विवेक से संपन्न है, तो उसके लिए किसी भी तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है। वो समस्त कानूनों से, परंपराओं से या जनमत से उनसे परे है, क्योंकि वो सर्वोच्च विवेक से संपन्न है और उसके समकक्ष कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो किसी से आदेश या किसी नियम से या किसी परंपरा से संचालित हो, ये प्लेटो के अनुसार उचित नहीं होगा, बल्कि ये सभी चीज़ें दार्शनिक राजा से निःसृत होंगी, दार्शनिक राजा से संचालित होंगी। लेकिन प्लेटो फिर भी कुछ 4 नियमों का उल्लेख करता है जिनका पालन करना दार्शनिक राजा के लिए भी अनिवार्य होगा। और ये 4 नियम क्या थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कन्फ्यूशियस का जो वाक्य है कि राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है, और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ पर कानून निरर्थक है। तो प्लेटो के द्वारा दार्शनिक राजा के लिए जो 4 नियम बनाए गए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें से पहला था कि दार्शनिक शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य में धन और संपत्ति की असमानताएं बहुत अधिक विषम ना हो जाएं, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, दार्शनिक शासक के द्वारा राज्य का आकार इतना ही बनाए रखा जाना चाहिए कि राज्य की एकता और आत्मनिर्भरता बनी रहे। उन्हें न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का पालन करता रहे। और चौथा, शासक के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो 4 नियम थे प्लेटो के अनुसार, दार्शनिक शासक को इन 4 नियमों के अधीन ही अपने कार्य को करना था और एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी थी। अब यहाँ पर प्लेटो के आदर्श जो दार्शनिक शासक की हमने चर्चा की, ऐसा नहीं था कि वो आलोचनाओं से परे थे या इसमें कोई दोष नहीं था, बल्कि इसमें काफ़ी सारे दोष हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम उनका जायजा लेते हैं कि किस तरह के आलोचनाएं प्लेटो के दार्शनिक शासक के संदर्भ में की जाती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात उभर कर आती है वो आलोचना के रूप में हम कह सकते हैं कि निरंकुश शासन का ये मार्ग प्रशस्त करता है। तो प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति दी थी और एक तरह से एक निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, क्योंकि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो दार्शनिक राजा है वो उच्चतर विवेक से संपन्न है, अतः वह किसी भी कानून, जनमत या फिर परंपराओं से बंधा हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कहे गए वाक्य ही कानून का रूप लेंगे। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि शासक को इस तरह से, भले ही वो कितने भी उच्चतर दार्शनिक विवेक से संपन्न हो, लेकिन उसे असीमित सत्ता प्रदान करना, इस
का अर्थ होगा कि एक तानाशाही और निरंकुश शासन के मार्ग को प्रशस्त करना। तो ये आलोचना काफ़ी हद तक सही प्रतीत होती है, क्योंकि लॉर्ड एक्टन ने भी कहा था कि सत्ता मनुष्य को भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो यहाँ पर दार्शनिकों का स्वेच्छाचारी शासन भी दुष्परिणाम उत्पन्न करने वाला होगा, और इसके निवारण के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा की जो शासन व्यवस्था की है, कहीं ना कहीं ये उस स्थिति में निरंकुश शासन का मार्ग ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर यह आलोचना काफ़ी हद तक सही प्रतीत होती है। दूसरी आलोचना की चर्चा करते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत। तो दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण सत्ता प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया है। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के जड़ पुर्जे बनकर रह जाते हैं। अब या तो वो उत्पादक वर्ग के हैं या सैनिक वर्ग के हैं, तो उनकी अपनी कोई चेतना या शक्ति नहीं है, वो केवल राज्य के काम के लिए ही राज्य में बने हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है और स्वविवेक का यहाँ पर अंत हमें देखने को मिलता है। तीसरी आलोचना हम कर सकते हैं कि प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। प्लेटो का ये विचार था कि गुण और ज्ञान के धनी केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं और ऐसे ही व्यक्तियों को दार्शनिक शासक बनने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रजातांत्रिक समानता का जो सिद्धांत है, जो कि आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में उच्चतर स्थान रखता है, ये उसके विरुद्ध है। और अरास्तु की इस बात में जो सामान्यतः अधिक सत्य है, विश्वास नहीं करता है कि संपूर्ण सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षकों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये जो प्लेटो का पूरा कॉन्सेप्ट है दार्शनिक राजा का, कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना करता है। चौथी आलोचना करते हुए कह सकते हैं कि प्रतिनिधात्मक शासन का ये विरोध करता है। तो प्लेटो का जो दार्शनिक राजाओं का सिद्धांत न केवल प्रत्यक्ष वरना प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को भी नितांत रूप से अस्वीकार कर देता है, क्योंकि राजा को चुनने के लिए एक शिक्षा प्रणाली की बात वो करता है और एक आत्मिक गुण के आधार पर, आत्मा के गुण के आधार पर वो शासक वर्ग का चयन करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि ये प्रतिनिधात्मक शासन के विरोध प्लेटो के हमें इस आदर्श दार्शनिक राजा में देखने को मिलता है। अगली जो आलोचना करते हुए हम कह सकते हैं कि दार्शनिक वर्ग का शासन जो है असंतुलित और अहितकारी है। तो प्लेटो का जो दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्य को उचित रूप में संपादन कर सकेंगे, इसमें भी बहुत अधिक संदेह है। अत्याधिक दार्शनिकता सनकीपन उत्पन्न कर सकती है और असनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण और असंतुलित ही होगा। इतिहास हमें ये बताता है कि अब तक ऑस्ट्रिया में जोसेफ द्वितीय जैसे दो दार्शनिक शासक हुए हैं, उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये दार्शनिक वर्ग का जो शासन है कहीं ना कहीं असंतुलित और अहितकारी होने की प्रबल संभावनाओं से युक्त है, और केवल शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति को दार्शनिक बना देना कहीं ना कहीं इस बात में हमेशा से संदेह बना रहता है कि क्या वास्तविक रूप में वो व्यक्ति उतने उच्चतर विवेक से संपन्न है। अब प्लेटो के सिद्धांत, दार्शनिक राजा के जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए अगला बिंदु हम कह सकते हैं कि ये विरोधाभासों से काफ़ी से ग्रसित है। अब किस तरह के विरोधाभास प्लेटो के दार्शनिक राजा सिद्धांत में हमें देखने को मिलते हैं? तो एक और तो हम कह सकते हैं कि वो दार्शनिक शासक को असीम अधिकार प्रदान कर देता है, और दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध भी लगाता है। तो निश्चित रूप से एक विरोधाभास है, और इसको बार्कर ने इसके बारे में बार्कर ने लिखा है कि रिपब्लिक का सबसे बड़ा विरोधाभास इसको कहा है, पुरुषों तथा स्त्रियों के समान शिक्षण तथा कार्य और पत्नी के साम्यवाद के विरोधाभास से भी बड़ा विरोधाभास इस बात को बार्कर ने भी उल्लेखित करते हुए कहा है कि एक और जहाँ पर प्लेटो 4 नियमों से दार्शनिक शासक को बांधने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर वो उसको स्वयं विवेक से संपन्न बताते हुए किसी भी कानून, जनमत या परंपरा से पृथक और ऊपर रखने की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये विरोधाभास के रूप में आलोचना का पात्र प्लेटो के इस सिद्धांत को बनाता है। और अंतिम आलोचना के रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्वयं प्लेटो की महत्वाकांक्षा का जो प्रतिबिंब है वो हमें यहाँ पर अब देखने को मिलता है। तो कुछ आलोचकों की दृष्टि में प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता था और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने अपने दार्शनिक शासक की धारणा का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि प्लेटो कहीं ना कहीं प्लेटो के मन में जो स्वयं राजा बनने के जो
स्वप्न था, जो कि हालांकि सुकरात की जो हत्या उसने देखी थी उसमें कहीं ना कहीं वो दब कर रह गया था। तो उस दबे हुए शासक की जो इच्छा थी कहीं ना कहीं वो इस सिद्धांत के रूप में हमें देखने को मिलती है। वस्तुतः दार्शनिक शासक की संकल्पना को या कल्पना को हम कहें कि वास्तविकता का रूप प्रदान करना सरल कार्य नहीं था, और इसका प्रमाण यह है कि इतिहास में कभी भी हमें ऐसे दार्शनिक राजा देखने को नहीं मिले हैं। स्वयं प्लेटो भी सिराक्यूस के डियोनिसिस को आदर्श दार्शनिक राजा बनाने के प्रयत्नों में असफल रहा था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है वस्तुतः वो काफ़ी मौलिक है और काफ़ी उच्चतर लक्ष्य से भी संबंधित है, उद्देश्य से संबंधित है, किंतु वास्तविक धरातल पर इस तरह के राजा को बना पाना या खोज पाना या शिक्षा के माध्यम से इस तरह के सद्विवेक को उत्पन्न कर पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। तो मुझे उम्मीद है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।